Hello all, welcome to Law School. In today's class, we are going to discuss the most important questions for the topic nuisance, right? As promised, today is Monday and we are here with our MCQ class and आज हम करेंगे nuisance. So let's start with our first question. What does it say? It says nuisance means unlawful or reasonable interference with a person's use or enjoyment of land or of some right over in connection with it. देखो, ये है आपका पहला क्वेश्चन. आप एक बात इसमें ध्यान से देखो. क्या बात आप इसमें ध्यान से देखोगे कि मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन एमसीक्यू में दी है, साथ में जिसने दी है उसका भी नाम कवर करा है. सो आपके एमसीक्यूज कुछ ऐसे रहेंगे. वैसे तो मैंने इस टॉपिक की क्लास भी लगाई हुई है जो आपके YouTube चैनल पे दे रखी है, आप वो पहले देखिएगा. 2 पार्ट्स में इसका टॉपिक कवर करा हुआ है हमने और ये क्वेश्चन सेक्शन है, ठीक है. बट मैंने इसमें भी कोशिश करी है कि आपको यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कहाँ पे जरूरत होगी वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ मिलती जाएगी. जैसे यहाँ पे ये डेफिनेशन विनफील्ड जी की थी तो मैंने विनफील्ड भी डाला हुआ है सो दैट आपकी साथ साथ इसकी भी रिवीजन होती जाए, राइट. दूसरी बात, अब हम एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमने कवर नहीं करे हैं तो वो प्रॉपर आपके लैबोरेटिव तरीके से मैं करवाऊंगी सो दैट क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक भी समझ लगता जाए, राइट. नाउ पहला न्यूसेंस आपको पता है वो क्या होता है. इट इज नोन एज एन अनलॉफुल और अनरीजनेबल इंटरफेरेंस. देखो, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, जो भी है आपकी प्रॉपर्टी है, राइट. मूवेबल या इमूवेबल जैसी भी है, आप उसमें इंजॉय क्या कर, आपका क्या राइट होता है, आपके पास राइट ऑफ इंजॉयमेंट होता है. जब कोई दूसरा पर्सन आपके उस राइट में इंफ्रिंजमेंट, बाधा ले आए या फिर किसी ऐसे तरह की इंटरफेरेंस कर दे जो कि बिल्कुल ही अनलॉफुल और अनरीजनेबल हो, तो उसे हम कहते हैं कि न्यूसेंस हो गई है आपके एंजॉयमेंट ऑफ लैंड में, राइट. सो बेसिकली जो आपका न्यूसेंस होता है, इट इज रिलेटेड टू योर इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, राइट. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. नाउ अनदर थिंग, अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होता है, कौन सा राइट होता है, इंजॉयमेंट का राइट होता है. आपको ये बात याद रखनी है, कौन सा राइट होता है आपका, इंजॉयमेंट का राइट होता है. जब कोई दूसरा पर्सन उसके साथ इंटरफेरेंस कर दे, ठीक है, अनरीजनेबल तरीके की या अनलॉफुल तरीके की, तो हम क्या कहेंगे कि वो न्यूसेंस हो गई है. तो यही बात इस डेफिनेशन में कही गई है जो कि ठीक है. B. An interference with a person's use or enjoyment of his own property. यहाँ पे बात करी हुई है कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आप खुद ही इंटरफेयर कर रहे हो, दैट इज नॉट न्यूसेंस, ठीक है. न्यूसेंस तभी होता है जब आपकी प्रॉपर्टी में कोई दूसरे पर्सन ने इंटरफेरेंस कर दिया, ठीक है. तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा. अब सी देखिए, सी क्या कह रहा है, एनीथिंग विच अनॉयज, हर्ट्स और दैट विच इज ऑफेंसिव. जब मैंने आपको न्यूसेंस पढ़ाया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड्स के बताए थे. न्यूयॉर्क करके था, ठीक है, उसका क्या मीनिंग होता है मैंने तब भी बताया था. उसका मीनिंग होता है टू अनॉय, टू हर्ट, राइट. तो यहाँ पे इन्होंने यही बात करी है, एनीथिंग विच अनॉयज, हर्ट्स और विच इज ऑफेंसिव इज नोन एज न्यूसेंस. सो दिस इज आल्सो द राइट ऑप्शन. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं. सो हम कहेंगे बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसकी पहले आप देखिए क्या मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन वैसे आपको दे दी है, मैं फिर से समझा रही हूँ, एक बार देख लीजिए इसको. इंटरफेरेंस में कॉज आइदर इंजरी टू द प्रॉपर्टी इटसेल्फ और इंजरी टू द कंफर्ट और हेल्थ ऑफ द ऑक्यूपेंट्स ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे देखिए वर्ड आ गया है इंजरी. आपको भी पता है हमारे लीगल में, हमारे लॉ में इंजरी का मतलब होता है लीगल डैमेज. तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसी डैमेज कर दे आपकी प्रॉपर्टी में
या फिर आपके किसी कंफर्ट में, तो हम कह लेते हैं कि आपकी इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड हुई है। फर्स्टली एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी of another person through some object, tangible और intangible। tangible वो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, और intangible जिसको फील करते हो, लाइक गैसेस की फॉर्म में हो गया, किसी स्मेल की फॉर्म में हो गया, नॉइज हो गया, ये आपका intangible फॉर्म ऑफ होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली हुई है कि अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस with the use of the property of another person through some object, tangible or intangible, which causes damage to the property is actionable as nuisance। आपको पता है न्यूसेंस के लिए सबसे पहले कौन सी बात होनी जरूरी है? रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है। दूसरा, आपको उसमें डैमेज प्रूव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको न्यूसेंस के लिए कंपनसेशन मिलेगी। आपको पता है प्राइवेट है तो टॉर्ट्स लगेगा, कंपनसेशन मिलेगी, पब्लिक है तो उसमें पनिशमेंट है। अंडर सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी आपका न्यूसेंस वहां पे दे रखा है, पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रखी है। पब्लिक न्यूसेंस आपका क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट। अगर पब्लिक में किसी पर्सन को हो रही है प्रॉब्लम, उसको ज्यादा इंजरी हो गई है, उसमें ये शो हो जाता है कि पब्लिक में प्राइवेट न्यूसेंस हो गई, तो उस केस में आपका पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। मैं फिर कह रही हूँ, इसका मैंने बहुत अच्छे से 2 वीडियोस बना रखी हैं, यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोस बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस इफ यू वांट, बिकॉज दिस टॉपिक वाज ऑलरेडी कवर्ड। एंड आगे से जैसे अब मैं कल आपको ट्रेसपास के क्वेश्चंस करवा दूंगी, ट्रेसपास का हमने वो भी पढ़ लिया है, ठीक है, उसमें भी आपका इतनी डिटेल में नहीं करवाऊंगी, बट यस न्यू टॉपिक्स आएंगे उसकी हम डिटेलिंग से आपको क्वेश्चन में भी समझाएंगे, यहाँ पे भी जितना हो सके उतना डिटेल में आई विल गो, राइट। नाउ नेक्स्ट, secondly, substantial interference with the comfort and convenience in using the premises is actionable as a nuisance. A mere trifling or fanciful inconvenience is not enough। देखो, हमने ये पढ़ा था जो ट्रिफल मैटर्स हैं आईपीसी में, कोर्ट कहती है हम नहीं देखते, एंड इट इज अ कंप्लीट डिफेंस अंडर सेक्शन 95 ऑफ योर आईपीसी, राइट। तो यहाँ पे भी यही बात करी हुई है कि छोटी मोटी ट्रिफलिंग हो रही है या न्यूसेंस हो रही है, that is not enough and that can't be actionable in the court, right। there is a rule। यहाँ देखो, ये आपका एक्सप्लेनेशन तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम है डी मिनिमस नॉन करेक्ट लेक्स। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो आपको समझना है कि लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द ट्रिफलिंग मैटर्स। ये मैक्सिमम आपको ये बात समझाता है, डी मिनिमस नॉन करेक्ट लेक्स। डी मिनिमस, मिनिमस कहता है मिनिमम, ठीक है। तो यहां से समझ लेना विच मीन्स लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ वेरी ट्रिफलिंग मैटर्स। तो यहाँ से आपको इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड समझ लग गया कि वो क्या कह रहा है, राइट। इसमें हमने ट्रिफलिंग मैटर्स भी समझ लिया। नाउ to constitute, next question, to constitute the tort of nuisance, which of the following essential is to be proved। अब हमने यहाँ पे ये दिखाने के लिए, न्यूसेंस का टॉर्ट दिखाने के लिए कौन से essentials are to be proved। let's see, first unreasonable interference। yes, हमने भी पढ़ के हटे हैं इंटरफेरेंस का एंजॉयमेंट ऑफ लैंड में। तो अनरीजनेबल, अनलॉफुल तरीके की कोई भी इंटरफेरेंस होती है वो न्यूसेंस का पार्ट मानी जाती है। interference with the use of enjoyment of land, yes, unreasonable और unlawful interference to the enjoyment of the land में जब हो जाती है। और yes, डैमेज, यहाँ पर आपको डैमेज दिखाना पड़ता है तभी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, राइट। डैमेज, डैमेजेस अगेन बार बार हर मेरी वीडियो में टॉट जब भी पढ़ते हैं, you will always these two words go parallel, damage, damages, damage, damages, right। This is not singular, plural, again I am explaining। damage means the legal injury, right। injury word जहां आ गया तो समझ आना damage हो रहा है। damages means compensation in the form of monetary compensation को हम damages बोलते हैं हमारे law of torts, right। now इसका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। so all of the above will be the answer। let us see the answer। what's the answer? Answer is yes, D is the correct answer। now
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अभी हमने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, कौन सी है। ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें भी अलग न्यू टॉपिक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। आपको बस इसमें ये बात याद रखनी है, जो आपका न्यूसेंस है दैट इज द कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग। Always remember this thing कि nuisance is generally the form of continuing constant continuously। कुछ दिक्कत आपको दे रही है कोई चीज जिससे आपका इंजॉयमेंट में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंडर आता है एंड इट इज कंसीडर्ड एज रॉन्ग। और न्यूसेंस इज द continuing wrong, constantly something is happening continuously। So a constant smell, noise or vibration, when there is a constant smell, there is a constant noise or there is a constant vibration which is making you to feel you irritated, to annoy you। हमने पढ़ा था nuisance is also the form of irritation। अगर आपको आपके enjoyment में कोई irritation हो रही है then that is considered to be the nuisance, right? So अनॉयंस हो रही है, इरिटेशन हो रही है, या फिर कुछ ऑफेंसिव हो रहा है, या फिर कुछ हार्मफुल है, all these factors constitute to form the nuisance, right? So a constant smell, noise or vibration is a nuisance, which is also correct. This thing is also correct, and we have to find the incorrect statement. See, generally an isolated act of escape of noise is not a nuisance. This is absolutely right, but before you should know what is an isolated act of escape of noise. Noise हो जाए या what is in general isolated act of escape. Isolated act of escape आपका वो एक्ट होता है जब आप कोई एक्ट करते हो, ठीक है, किसी की लैंड में इंटरफेरेंस कर रहे हो ऐसे तरीके से कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, आपने खाली ग्राउंड में एक बॉल फेंक दी, कोई भी नहीं था, किसी को कोई हर्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो इस केस में क्या माना जाता है कि न्यूसेंस आपकी नहीं हुई है, राइट? आपने कोई स्टोन फेंक दिया किसी के लैंड में, ठीक है, छोटा, यानी कि देखो जहां पे आपकी आइसोलेटेड एक्ट में सीरियस इंजरी आ जाती है then it is considered to be the nuisance until and unless there is no serious injury, right? जब आप अपने घर में देखो, ये आपके डे टू डे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके टॉट्स में, राइट? आप अपने घर में अपनी गाड़ी धो रहे थे, ठीक है, पानी डाल रहे हो गाड़ी पे, तो पानी बट ऑफ कॉस्टली बात है, या कई बार इधर चले जाता है या इधर जहाँ पे उसका फ्लो सही रहता है, स्टीप होता है, उधर से उसका फ्लो चले जाता है। अब किसी के घर के आगे वो पानी आ गया, ठीक है, आ गया, बट हम क्या मानेंगे, उससे कोई न्यूसेंस नहीं होता है until unless वो आप गंदा पानी नहीं फेंक रहे, कुछ ऐसा नहीं फेंक रहे जिससे उसको हार्म हो जाए, राइट? तब हम कहेंगे न्यूसेंस है। तो आपने कुछ ऐसा एक्ट ऑफ एस्केप करा जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब हम कह देते हैं कि वो न्यूसेंस नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, जनरली वर्ड तभी इस क्वेश्चन में लगा रखा है। वैसे जनरल पॉइंट इसका क्या है कि आइसोलेटेड एक्ट ऑफ एस्केप, अभी नॉइज का है। अभी देखो, आप एक पहाड़ी पे हो, ठीक है, आपके आसपास कोई भी नहीं है एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग लाउड म्यूजिक, एंड आपने मेडिटेशन करी, फिर आपने कुछ म्यूजिक लगाया, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो बिकॉज दैट इज एन आइसोलेटेड एक्ट, नोबडी इज देयर, जो उससे इफेक्ट होगा। सो आइसोलेटेड एक्ट ऑफ एस्केप ऑफ नॉइज, एस्केप क्या है, जो चीज आप कर रहे हो उसकी एस्केप का, एस्केप यहाँ पे नॉइज है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, किसी को नॉइस नहीं हो रही, कोई इरिटेट नहीं हो रहा, किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा, सो और बट ऑफ कोर्स ये बात है दैट इज नॉट न्यूसेंस, राइट? सो जनरली एन आइसोलेटेड एक्ट ऑफ एस्केप ऑफ नॉइज इज नॉट न्यूसेंस, बट यस, अगर आप किसी के, आप घर में हो, आपके साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग घर है, उनके एग्जाम्स है, आप ऊंचे गाने सुन रहे हो, परेशान कर रहे हो, तब दैट विल अमाउंट टू न्यूसेंस बिकॉज दैट इज नॉट अ आइसोलेटेड एक्ट। रूम में अकेले हो बट सराउंडिंग्स आर आल्सो देयर, राइट? आइसोलेटेड एक्ट का आपका बहुत फेमस इंग्लिश केस है,
उसकी मैं आपको मतलब फैक्ट्स बताती हूँ। एक बुचर था, उसने फ्लैश ऐसे फेंका स्ट्रीट पे, तब कोई भी नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम वन पर्सन केम और उसका पैर फिसल गया, उसको इंजरीज लग गई। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि आइसोलेटेड एक्ट व्हेन इट कॉज सम सीरियस इंजरीज इट विल अमाउंट टू न्यूसेंस, बिकॉज वहां पे नेग्लिजेंस भी पार्ट प्ले कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे समझना है आइसोलेटेड एक्ट ऑफ एस्केप। सो generally isolated act of escape of noise is not a nuisance, which is a correct option. So we were supposed to find the incorrect option here. None of the above is the right option because सारे ही correct हैं. So let us see. Yes, answer is D, and here is the explanation. Nuisance is generally continuing wrong. Constant noise, smell or vibration is a nuisance, and ordinarily an isolated act of escape cannot be considered as the nuisance. Right now, next. Here we are supposed to mark the incorrect statement. An act which is otherwise nuisance does not become nuisance if it has been done with an evil mind. Again, we have to find the incorrect statement. देखो, आपके एग्जाम इस बार ऑफलाइन होगा, आपको जहां भी दिख रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, इन पहले सबसे पहले उसको मार्क करके रख लेना अपने पेपर पे, सो दैट जब आप क्वेश्चन पढ़ो बार बार आपके माइंड पे वही चीज हिट हो कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें फाइंड करना है. ओके, नाउ एन एक्ट which is otherwise nuisance does not become nuisance if it has been done with an evil mind. It is a correct option. Why? Why it is correct? Because जब आप nuisance में intention does not play a role. Intention bad है नहीं है, it doesn't matter, because nuisance is the no fault liability. आपका fault है नहीं है, इंटेंशन है नहीं है, डजंट दूसरे पर्सन की एंजॉयमेंट में इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर वो रॉन्गफुल एक्ट उसको लग रहा है और डैमेजेस भी वो डैमेज दिखा रहा है, देन दैट पर्सन कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस. ठीक है, तो आप अगर वहां पे बोलो कि अरे अरे मेरी तो कोई इंटेंशन थी नहीं थी, कोर्ट विल से डजंट मैटर बिकॉज इंटेंशन इज इमटेरियल हियर. ठीक है, इंटेंशन अगर आपकी शो होगी तो वो एक्ट उस अकॉर्डिंग बन जाएगा. ठीक है, an act which is otherwise nuisance does not become nuisance if it has been done with an evil mind, because वहां पे अगर आपका इंटेंशन प्रूव हो गई तो वो उस अकॉर्डिंग आपको उसके चार्जेस लग जाएंगे. ठीक है ना, तो न्यूसेंस में आपका इंटेंशन होना ना होना इज नॉट एट ऑल राइट. सो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एन एक्ट डन with an evil mind becomes a nuisance if it amounts to unreasonable interference in comfort of the other person. This is also the right option. Why? Because कहते आपने चाहे evil mind से act करा है, but it becomes a nuisance. कब nuisance बन जाएगी? जब वो unreasonable interference आ जाएगा. nuisance क्या है आपका? unreasonable interference या unlawful interference in the enjoyment of the other property. enjoyment of your own property में जब कोई दूसरा पर्सन इंटरफेयर कर दे अनरीजनेबल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, it is considered to be the nuisance. So this is also the right option. The C, malice is an essential ingredient of a nuisance. See, अभी मैं आपको बता के दूं malice क्या है. malice आपका इंटेंशन का ही पार्ट है. ठीक है, malice is the form of intention only and it is not all essential ingredient of the nuisance. So here C is the incorrect statement. Nuisance का essential ingredient क्या है? wrongful act and damage. Because damage दिखा दो, it is actionable, right? So here C is the correct option. Mark the incorrect statement. So here C is the incorrect statement and C is your right answer. Now C, yes, C is your right answer. Now next question. Which one of the following is good defense for the tort of private nuisance? अब इसमें हमने क्या देखना है कि गुड डिफेंस कौन सा है फॉर द टॉर्ट ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस. जब हमने डिफेंसेस करे थे न्यूसेंस के, हमने उसमें एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी करा था और हमने प्रिस्क्रिप्शन करा था. इसके और भी टाइप्स होते हैं राइट, डिफेंसेस जो हमने डिफेंसेस लॉ के करे, टॉर्ट्स के करे हैं,
आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। पर इसमें स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड अदर डिफेंस। डिफेंस क्या होता है, जब आपने किसी के अगेंस्ट सू करा है, किसी को सूट फाइल करा है डिफेंडेंट के खिलाफ, आपको कोई न्यूसेंस हुई और वो पर्सन कैसे डिफेंस ले सकता है, अपने आप को कैसे बचा सकता है, उसके मेन इसमें यही है, जब वो ये प्रूव कर दे कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन और ईजमेंटरी राइट कैसे आता है, जब कोई न्यूसेंस आप किसी के साथ 20 सालों से कर रहे हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, आपके मार्केट में कोई शॉप है, ठीक है, वो बहुत न्यूसेंस कर रही है, वो मान लो कोई मशीनरी चलाते हैं जिसकी बहुत आवाज आती है, एंड फ्रॉम सिंस 20 years वो साथ वाली जो शॉप्स थी वो भी 20 years पे उसके साथ एडजॉइनिंग थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अगर वो एकदम से उसको सू कर दें कि हमें बहुत दिक्कत आ रही है, देन दैट पर्सन कैन टेक द डिफेंस कि ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है, ये अब मेरा ईजमेंटरी राइट बन गया, बिकॉज आई एम डूइंग दिस जॉब सिंस 20 years। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अनदर थिंग, अब उस एरिया में बिल्कुल उसके जाने में कोई और न्यू शॉप खुल गई और उसको न्यूसेंस हो रहा है, वो कह सकता है, क्योंकि उसके साथ न्यूसेंस को 20 साल नहीं हुए, उसने अभी जस्ट सहनी शुरू करी है न्यूसेंस। तो प्रिस्क्रिप्शन में आपको ये देखना है कि जो सफरर है, जो प्लेंटिफ है, क्या वो न्यूसेंस 20 सालों से ले रहा था। इफ यस, वो ले रहा था, तो डिफेंडेंट इज नॉट लायबल फॉर न्यूसेंस, ही हैज दैट डिफेंस, राइट। तो इसमें हमने ये पढ़ा था। दूसरा हमने स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का पढ़ा था। उसमें ये था, जब स्टैट्यूट लॉ, आपके कुछ लॉ बना दे, रूल्स बनाते और उसके तहत कोई काम हो, राइट। जैसे रेलवे इंजन वाला उसमें एग्जाम्पल था, रेलवेज ने वहां पहले सब कुछ विद प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड केयर से करा हुआ था, उससे कोई हार्म होता है स्टैट्यूट की गाइडलाइन से करा हुआ था, देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द न्यूसेंस। व्हाई? बिकॉज उन्होंने स्टैट्यूट की गाइडलाइन से करा था, राइट। बट यस, कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए जो स्टैट्यूट में भी नहीं लिखी थी, राइट, तब वहां पे आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा, राइट। अब हम देखते हैं, द प्लेंटिफ हैज कम टू द प्लेस ऑफ द न्यूसेंस। अब यहाँ पे देखो, ये डिफेंस बनेगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ, प्लेंटिफ खुद ही न्यूसेंस की जगह पे आ गया। अब मुझे पता है यहाँ पे, राइट, मुझे मान लो मुझे बहुत ही ज्यादा म्यूजिक से प्रॉब्लम है, मैं अब पार्टी में आ गई हूँ, बहुत म्यूजिक, मेरी ईयर्स में पेन हो रहा है, मैं कंप्लेंट कर दूँ, नो। मैं जब खुद ही आई हूँ न्यूसेंस में, then I will not be, because I am myself. Here the plaintiff himself will be the wrongdoer, right? Or it is a complete defense, right? So इस केस में it is not a good defense. The activity is for the benefit of all. चाहे एक्टिविटी ऐसी हो, अभी आपने इतना बड़ा खड्डा खोद दिया, अब इसमें आपको बड़े बहुत बेनिफिट है, हम यहाँ पे ये डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे, ये करेंगे, but you have to prove that, beyond the reasonable doubt कि yes that is beneficial. बट ऐसे एक्टिविटी को बनाओ एंड यू से अरे ये तो बहुत बेनिफिट के लिए है, देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द गुड डिफेंस। इसका एग्जाम्पल और देखो, बेनिफिट ऑफ ऑल के लिए, कुछ ऐसी शॉप खुल गई है, ठीक है, आप कहते हो कि अरे ये तो मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, सबको लग रहा है, बट वो क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट ये तो बहुत बेनिफिट के लिए है। मैं बता रहा हूँ, मान लो कोई होटल खुल गया है आपके लोकेलिटी में, लोकेलिटी वालों को पसंद नहीं आ रहा, पब भी है उसके साथ बहुत शोर शराबा है, वो कहे अरे मैंने तो आपकी इंजॉयमेंट के लिए पब खोला है, सो दैट ऑल पीपल कैन कम एंड एंजॉय है रात को जितनी देर तक, बट ऑल द लोकेलिटी पीपल आर सेइंग दैट दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। कुछ लोकेलिटी वाले भी बोल देते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ न्यूसेंस। ऑफ कोर्स इससे प्रॉब्लम हो रही है, नॉइस आ रहा है, इतना हल्ला मच रहा है। सो एक्टिविटी कोई ऐसी करते हैं और वो बोल दे डिफेंस में कि इट इज बेनिफिट फॉर ऑल, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड डिफेंस, बिकॉज उसको लग रहा है बेनिफिट के लिए है, जो सह रहा है उसको लग रहा है कि नहीं, अगर उसको लगे तो हम कहेंगे भी कि इट इज अ गुड डिफेंस। नाउ आपको देखो, इस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डेली कॉमन सेंस के होंगे, आपने बस अपने लॉजिकल थिंकिंग को भी वहीं के वहीं लीगल रीजनिंग में डालना है, बट ज्यादा लेमैन की तरह नहीं सोचना। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो लेमैन से हटके चलते हैं, तो वहां पे आपको अपनी थ्योरी की कमांड स्ट्रॉन्ग रखनी है, अदरवाइज अपना लॉजिकली इसको आंसर करते रहना, सारे आंसर्स खुद ब खुद सही हो जाएंगे आपके, प्रैक्टिस करोगे ना
आपको खुद ही समझ लग जाएगा यहाँ पे कौन सी आपको ट्रिक लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। ओके, द एक्टिविटी हैज बीन कैरिड ऑन, दिस इज अ गुड डिफरेंस, मैंने अभी समझा के हटी हूँ। दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन or easementary right. Now the plaintiff is a very sensitive person. अगर आपने कोई गैस ऐसी लीक करवा दी अपने और वो प्लेंटिफ को न्यूसेंस हो रही है, आप बोल दो अरे मुझे तो नहीं हो रही, ये तो बहुत सेंसिटिव है, तो दिस कांट बी गुड डिफेंस, यू नो, उसको हो रही है, न्यूसेंस हो गई है, वो सेंसिटिव है नहीं है, दैट इज अगेन इमटेरियल, राइट। So here C is the correct option because statute इसमें prescription वाला आ गया. So let us see. Yes, C is your right answer. Now next question. Mark the correct statement. Damages cannot be claimed if nuisance is of temporary nature. अभी हमने यहाँ पे correct statement mark करनी है कि सबसे correct कौन सी है, और कहते हैं damages हम नहीं claim कर सकते अगर nuisance बहुत ही temporary nature की है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूसेंस आपका कॉन्टिन्यूइंग फॉर्म में होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। टेम्पररी नेचर का है, थोड़े टाइम के लिए आपको हो रही है, दिक्कत तो हुई है ना। अभी नेक्स्ट, डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड इफ न्यूसेंस इज ऑफ टेम्पररी नेचर एंड देखो यहां तक तो ठीक था, टेम्पररी नेचर का हो, न्यूसेंस के डैमेजेस इज व्हाट, योर कंपनसेशन। तो कह रहे एंड आइसोलेटेड हैपनिंग, आइसोलेटेड हैपनिंग इज नॉट एट ऑल न्यूसेंस, तो डैमेजेस कैसे क्लेम करोगे, अभी हम पढ़ के हटे थे कुछ क्वेश्चन में, पहले कुछ क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था, एन आइसोलेटेड एक्ट इज नॉट कंसिडर्ड न्यूसेंस, राइट। डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड इवन इफ न्यूसेंस इज ऑफ टेम्पररी in nature, but it should not be an isolated happening. This is the right answer. आइसोलेटेड हैपनिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। आइसोलेटेड हमने अभी पढ़ा कि आपने बॉल फेंक दी, अब बॉल फेंक दी, किसी को लगी नहीं, खाली पार्क था, आप माउंटेन पे अपना रिलैक्स कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही लाउड नॉइज से, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो कैसे मान लेंगे कि हमने आपने न्यूसेंस कर दिया। तो फॉर दैट इट शुड नॉट बी एन आइसोलेटेड हैपनिंग, देन ओनली यू कैन क्लेम द डैमेजेस। यस, सी इज द राइट आंसर। ये भी गलत था, ये भी गलत था, बिकॉज में आइसोलेटेड हैपनिंग आ गया था, राइट। नाउ न्यूसेंस इज जनरली अ कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग, अभी हमने पढ़ा था। इट मस्ट नॉट बी मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब बिल्कुल थोड़े एकदम मोमेंट्री नहीं होना चाहिए, टेम्पररी हो तो चलेगा, ठीक है। अ कांस्टेंट नॉइज, smell or vibration is a nuisance, and ordinarily an isolated act of escape of noise cannot be considered to be a nuisance. Example, isolated act of hitting a cricket ball to a road. कोई भी नहीं है रोड पे, आपने हिट कर दी, अगर किसी के लग जाए, इंजरी सीरियस हो जाए, then that will be considered to be the nuisance, otherwise it won't be considered as the nuisance. Now next question, nuisance may be caused by negligence. Yes, नेग्लिजेंस से भी न्यूसेंस आपका हो जाता है, आपने कुछ नेग्लिजेंटली कुछ लीक कर दिया और साथ में किसी को प्रॉब्लम हो गई, तो नेग्लिजेंटली इट कैन न्यूसेंस आपका कॉज हो सकता है, ये तो बात ठीक है क्वेश्चन में। इन व्यू ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अब हमने इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, कौन सी है। पहली कह रहे हैं न्यूसेंस इज द ब्रांच ऑफ नेग्लिजेंस, जो कि इनकरेक्ट है। चाहे इट कैन बी कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, but nuisance is not at all the branch of negligence. Why? Because negligence में आपका imputability वाला liability लग जाता है, when the other person can also be held liable, but nuisance is your no fault liability. इसमें चाहे किसी को fault बन हो ना हो, intention हो ना हो, right? So nuisance and negligence both are different terms, both have different liabilities, but नो डाउट नेग्लिजेंस इज वास्ट, नेग्लिजेंस से न्यूसेंस कॉज हो सकता है, राइट, बट इट इज नॉट द ब्रांच ऑफ नेग्लिजेंस। इन एक्शन फॉर न्यूसेंस, इफ इट इज नो डिफेंस दैट ऑल रीजनेबल, नो क्या कह रहे, इन एक्शन फॉर न्यूसेंस इट इज नो डिफेंस दैट, कहते कोई डिफेंस नहीं है कि आपने रीजनेबल केयर प्रिवेंशन ली थी, बिल्कुल सही बात है, कोई ये डिफेंस नहीं माना जाता। मैंने आपको क्या बताया था,
इसके जो स्टैट्यूट में सिर्फ माना जाता है कि स्टैट्यूट ने कुछ ऐसा आपको लॉ बना के दे दिया है और उसमें आपने रीजनेबल केयर एंड प्रिवेंशन दिखाई है, तब मान लेंगे कि ठीक है लॉ ने ऐसा बनाया है, आपने उससे अकॉर्डिंग करा है, वेल एंड गुड, न्यूसेंस हुई है, दैट कैन बी अ गुड डिफेंस। अदरवाइज आप कहो, अब मान लो आपने कहा अरे हमने तो बहुत रीजनेबल केयर एंड प्रिवेंशन लेके ये एक्टिविटी करी थी, हमें नहीं पता था कि आपको दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो गई है, तो इट कैन नॉट बी अ गुड डिफेंस। ठीक है, कि आप कहो कि मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल, सब छोड़ो, ये देखो आपको रोड पे एक गड्ढा खोदा है, ठीक है, उसके आपसे सबको इनकन्वीनियंस हो रही है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बट उन्होंने नो डाउट वहां पे बैरिकेड्स लगा के रखे हुए थे रोड पे, सो दैट कोई किसी को प्रॉब्लम ना आए। रात को एक बाइक वाला आता है, उसको पता नहीं चलता, वो खड्डे में गिर जाता है, उसको बहुत सीरियस इंजरीज हो गई हैं। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस से उसका प्राइवेट न्यूसेंस बन गया है। अब वहां पे हम कह सकते हैं कि और रीजनेबल केयर हुई थी, बट ये डिफेंस है जी हमारा, नो। रीजनेबल केयर एंड प्रिवेंशन सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैट्यूटरी में देखा जाएगा, स्टैट्यूटरी राइट में देखा जाएगा, जब आप स्टैट्यूट बना के आपने कोई काम करा उसमें देखा जाएगा कि न्यूसेंस हो गया है, देन दैट विल बी अ गुड डिफेंस। अदरवाइज for normal things it can't be a good defense. So here this option is right, in action for nuisance it is no defense that all reasonable care and prevent is being taken. ठीक है, now D, this is none of the above, this में है ही नहीं, here A is the incorrect option because nuisance is not the branch of negligence. Let us see the answer. Yes, A is your right answer. Nuisance may be caused by negligence, but it is not a branch of negligence. In action for nuisance, it is no defense that all reasonable care to prevent it is taken. मैंने यही आपको समझाया ना, न्यूसेंस के लिए ये कोई डिफेंस नहीं होता है। अगर दूसरा पर्सन ये कह दे कि मैंने तो बहुत केयर, रीजनेबल केयर करी थी टू प्रिवेंट दिस, बट स्टिल दिस थिंग हैज हैपन हो गई है, न्यूसेंस क्रिएट हो गया है, हेंस इट विल बी एक्शनेबल, it won't be a defense there, right? So and the other thing, nuisance may be caused by negligence, but it is not the branch of negligence. Now let us see the next question. Nuisance recognizes, मैं बार बार इस बात को तो बोल चुकी हूँ, it is the concept of no fault liability. नो फॉल्ट लाइबिलिटी में आपके स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट भी आते हैं। ठीक है, जब आपने कोई गलती करी है, नहीं करी है, आप पे फॉल्ट है उस बात का, एंड यू आर लायबल टू पे फॉर द थिंग्स। फॉल्ट थ्योरी क्या होती है आपकी, लायबिलिटी ये तो नहीं है, दिस इज द राइट ऑप्शन। और फॉल्ट की क्या बात है, जब आप कोई गलती कर दो, गलती करोगे तो बट ऑफ कोर्स ही बात है, यू हैव टू बी, यू आर लायबल फॉर द ऑफेंस या फॉर द रॉन्ग यू हैव कमिटेड। ठीक है, सो फॉल्ट की बात तो इसमें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमने इंटेंशन इसमें देखनी ही नहीं होती, इंटेंशन हुई है कि नहीं हुई है, आपने कोई एक्शन ऐसा करा है जिसमें आपको फॉल्ट है नहीं है न्यूसेंस में। ठीक है, एक्शन करा है, फॉल्ट आपका था नहीं था, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के हटे हैं कि आपने रीजनेबल केयर करी थी नहीं करी थी, बट स्टिल यू विल बी लायबल फॉर द रॉन्ग, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। Liability based only on imputability, it is not only on imputability, imputability पे आपका negligence based है। ठीक है, imputability क्या होती है कि जब आप एक पर्सन की गलती दूसरे पर्सन पे एट्रीब्यूट हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे मास्टर सर्वेंट एक्टिविटीज हो जाती हैं, चाइल्ड पेरेंट एक्टिविटीज हो गई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की हो गई। ठीक है, अब आपको पता है सर्वेंट गलती करता है देन मास्टर इज हेल्ड लायबल। ठीक है, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट में तो पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बेलर बेली, बेली की कोई होती तो बेलर विल बी लायबल। ठीक है, सर्वेंट की गलती से लायबिलिटी कौन, लायबल कौन होगा, मास्टर विल बी द लायबल। सो इम्प्यूटेबिलिटी इज व्हेन वन पर्सन do the fault and it can be attributed to the another person। A गलती करता है, B will be held liable।
when spouse is liable for the mistake of the other person. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें केसेस हैं. देन वी विल डू दैट व्हेन वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ नेग्लिजेंस. नाउ here A is the correct option because liability based only on immutability negligence का पार्ट है. एंड only आ गया, हमने क्या पढ़ा था, न्यूसेंस. नेग्लिजेंस से न्यूसेंस हो सकता है, बट न्यूसेंस इज नॉट द ब्रांच ऑफ नेग्लिजेंस. बट यस, द कंसेप्ट ऑफ नो फॉर लायबिलिटी न्यूसेंस रिकॉग्नाइज दैट बिकॉज इसमें नो फॉर लायबिलिटी आपकी लगती है. सो हियर A इज द correct option. Let us see. Yes, A is the correct option. Which one of the following correctly identifies the remedies available to the victim in the case of private nuisance? अब हमने यहाँ पे रेमेडीज देखनी है. प्राइवेट न्यूसेंस की क्या रेमेडीज हैं? आपको मैंने रेमेडीज करवाई है, उसमें हमने बताया था आप उसमें इंजंक्शन के वे से, डैमेजेस के वे से और अबेटमेंट के वे से आप अपनी रेमेडीज ले सकते हैं. प्राइवेट न्यूसेंस लिखा है और ये भी बात ध्यान रखना क्वेश्चन में, प्राइवेट न्यूसेंस में आप डैमेजेस ले सकते हो मॉनेटरी फॉर्म में, राइट. पब्लिक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, पब्लिक न्यूसेंस आपका क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है. ठीक है. इंजंक्शन क्या होती है? जब आप स्टे लगा देते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पररी और मैंडेटरी, या परमानेंट भी बोल देते हैं, परपेचुअल भी बोल देते हैं. ठीक है. तो इंजंक्शन क्या होती है? जब आप किसी काम पे रोक लगा देते हो जो आपको न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है थ्रू द कोर्ट्स ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के साथ ही कोई बिल्डिंग बन रही है जो बहुत न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, या कोई और प्रॉब्लम आप शो कर दो. ठीक है. तो उस केस में आप दिखा दो कि ऐसे ऐसे मुझे डैमेजेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो उस केस में कोर्ट जो है इंजंक्शन ऑर्डर पास कर देती है. इंटरिम इंजंक्शन भी पास हो जाती है. जो इंजंक्शन का कोई केस चल रहा है या कोई नॉर्मल केस चल रहा है उसमें इंटरिम बीच में ही कुछ रोक लगा दी जाती है, तो उसको बोलते हैं. बेसिकली आपका इंजंक्शन क्या है? स्टे, रोक लगाना. ठीक है. किसी भी सिचुएशन में कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर देती है, पहले ये मैंडेटरी, पहले ये टेम्पररी का फॉर्म लेता है, टेम्पररी लगा देती है, बाद में जब वो कोर्ट यही कहते कि यस दिस इज द फाइनल ऑर्डर, तब वो आपका टेम्पररी परमानेंट का फॉर्म ले लेता है. ठीक है. तब आपको कोई न्यूसेंस हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप थ्रू कोर्ट इंजंक्शन के थ्रू आप रेमेडी ले सकते हो. पहला डैमेजेस को प्रॉब्लम हो रही है आपको कंपनसेशन मॉनेटरी फॉर्म में, आप उनसे रेमेडी ले सकते हो. अब आप आ गया वर्ड अबेटमेंट. अबेटमेंट को हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प. ठीक है. जब आपको कोई न्यूसेंस हो रही है, आप खुद अपनी हेल्प खुद कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं अबेटमेंट. इसका क्या एग्जांपल है? और अबेटमेंट की एसेंशियल एक बात क्या है? प्रायर नोटिस, प्रायर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द पर्सन जिसके थ्रू आपको न्यूसेंस हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के साथ एडजॉइनिंग एक ट्री है आपके नेबर की, जो जिसकी श्रब्स आपको बहुत परेशान कर रही हैं, आपको सनलाइट नहीं आ रही, या उसके पत्ते आपके गार्डन में गिर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई दिक्कत आ रही है आपको, और आप चाहते हो कि आप उसके अपने साइड वाले श्रब्स कट करवा दो. इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने नेबर को प्रायर इन्फॉर्म, नोटिस, यहाँ पे वर्ड नोटिस आता है. नोटिस क्या होता है? प्रायर इंफॉर्मेशन. ठीक है. आप उसको बताओ कि देखो ये दिक्कत आ रही है, अब बताइए क्या करेंगे. आपका माली आके कट करेगा कि हम कट करवा दें? अगर आपका नेबर बोलेगा कि हाँ जी कोई चक्कर नहीं, आप प्लीज अपने साइड वाला कट करवा देना और उसको बाहर फेंक देना. ठीक है. अब इस केस में आपने क्या करा? अबेटमेंट करी, रेमेडी ले ली, सेल्फ हेल्प कर ली, उसकी श्रब्स अपने साइड वाली, उसका नहीं काटना, अपने साइड वाला कट करके आपने न्यूसेंस जो है खत्म कर दी. So in this way you can have the remedy against the nuisance. But yes, वही हमने ट्रेसपास में भी पढ़ा था, जब आपने उसकी श्रब्स तो कट कर दी पर उसमें कोई फ्रूट्स लगे हुए थे वो आपने रख लिए, then that will amount to the trespassing of the movable property of your neighbor. Why? Because कट कर लिए थे आपने, फ्रूट्स रख लिए और श्रब्स फेंक दी. तो इन केस आपके श्रब्स आ रहे हैं, उसके फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो बेटर सिचुएशन क्या है? आप अपने नेबर को ही दे दीजिए. अगर वो आपको कहे रख लो तो रख लो, अगर नहीं तो प्लीज हैंड इट ओवर, राइट, सो दैट आप अबेटमेंट के चक्कर में कोई और ऑफेंस ना कर दो. ठीक है. सो अबेटमेंट इज द फॉर्म ऑफ द रेमेडी विच इज नोन एज द सेल्फ हेल्प.
right? You are helping yourself, right? But yes, again I'm repeating here, prior information, prior notice is to be given to the person, right? Now here action for damages, injunction and abatement is your राइट ऑप्शन. एक्शन फॉर ये स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है आपकी रेमेडीज, हमने 3 ही रेमेडीज पढ़ी थी, तो यही 3 रेमेडीज हैं. सो हियर ए इज द राइट ऑप्शन. बाकी भी देख लेते हैं. एक्शन फॉर डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नो. स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, अबेटमेंट, इंजंक्शन, तो आपको बस यही याद रखना है इसमें, डैमेजेस, इंजंक्शन एंड अबेटमेंट इज योर right option. So here A is your right option. Let us see. Yes, A is the right option. Now next question. A building was erected by the defendant which caused diminution of light to 2 ground floors of the plaintiff house. Subsequently, electric lights were always needed in that place. An action for damages can be brought on the ground of. अब देखिए इस केस में कहते बिल्डिंग थी जो डिफेंडेंट ने ठीक करवाई. इस केस में क्या हो गया, जो नीचे वाले 2 फ्लोर्स थे, ठीक है, नीचे वाले 2 लाइट टू 2 ग्राउंड फ्लोर विंडोज ऑफ द प्लेंटिव्स हाउस. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बिल्डिंग वाज इरेक्टेड बाय डिफेंडेंट, तो जरूरी नहीं है कि सेम ही बिल्डिंग हो, साथ वाली बिल्डिंग भी हो सकती है. अब इनके इसने इरेक्ट कराई, ठीक है, तो इस केस में जो नीचे वाले फ्लोर्स थे उनमें लाइट आनी बंद हो गई, जिनको उनको डेली इलेक्ट्रिक लाइट्स लगानी पड़ती थी. देन इस केस में आप खुद देखिए ये सारा कुछ की प्राइवेट सेटिंग में हो रहा है, यहाँ पब्लिक सेटिंग में कुछ नहीं हो रहा, प्राइवेट सेटिंग में हो रहा है. जब ये प्राइवेट सेटिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस लग जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस नहीं लगेगा. और पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, प्राइवेट न्यूसेंस है. मर्डर की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो ऐसे स्टक हो जाएगा. और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी यहाँ पे सच नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डैमेजेस जो वो क्लेम करेगा that will be brought on the ground of the private nuisance, because private setting में बात हो रही है, privately इनको प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, so here B will be the right answer. Yes. Now next, mark the correct answer. No action lies for apprehended nuisance. देखो जब आपका apprehended nuisance आ जाता है, इसमें एक्शन लाई करता है अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC. जब आपको पहले ही शक हो जाए कि एप्रीहेंशन क्या होता है, जब आपको पहले ही दिख जाए कि ये न्यूसेंस हमें क्रिएट होगी, तो उसके लिए एक्शन आप ले सकते हो. सो नो एक्शन लाइज इज नॉट द करेक्ट आंसर. एक्शन लाइज फॉर एप्रीहेंडेड न्यूसेंस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द केस. नो, अगेन एप्रीहेंडेड, आपको लग रही है कि कोई न्यूसेंस इस चीज से हमें न्यूसेंस हो जाएगी एंड यू कैन ले द एक्शन. आप पहले ही एक्शन ले लो. कैसे? कोर्ट से ऑर्डर निकलवा लो. वो पहले टेम्पररी फॉर्म में होगा, फिर वो परमानेंट में अगर बनाना होगा कोर्ट अपने अकॉर्डिंग देख के बना लेंगे एज द केस सजेस्ट. ठीक है, सो एक्शन कैन लाई फॉर एप्रीहेंडेड न्यूसेंस. हियर बी इज द करेक्ट आंसर. हियर बी इज द करेक्ट आंसर. अगेन मैंने आपको भी बताया था सेक्शन 144 ऑफ CRPC. अगेन यहाँ पे CRPC है. CRPC आपका क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. और आपकी इंजंक्शंस जो है वो CPC में दे रखी हैं, इन सिविल प्रोसीजर कोड. ओके, इंजंक्शंस को तो आप केसेस बहुत देखोगे, सुनोगे भी. जैसे कोई टेनेंट है और लैंडलॉर्ड है, उनमें तो चलती रहते हैं इंजंक्शंस के थ्रू स्टे लग गया. तो बेसिकली इंजंक्शन वर्ड यहाँ आ गया, आपको याद रखना है, स्टे बोलते हैं उसको. ठीक है, बट ये वाली जो बात एप्रीहेंडेड न्यूसेंस के लिए जो एक्शन है वो आपने अंडर 144 ऑफ सेक्शन CRPC में लाई करना है. चाहे आपको उसकी स्टे CPC के थ्रू मिल जाए, वो अलग बात हो जाती है. ठीक है, इंजंक्शन तो वैसे ही आपके बताओ उसमें रखी है, बट इंजंक्शन आपके किसी भी केस में लग जाती है, ये बात याद रखिएगा. कन्फेस पावर टू इशू एन ऑर्डर एब्सोल्यूट एंड वंस इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर. अगर आपको लग रहा है कि बड़ी अर्जेंसी है, उस केसेस में आप सेक्शन 144 CRPC के तहत आप ऑर्डर निकलवा सकते हो कोर्ट से कि बहुत ही अर्जेंट केस है, न्यूसेंस हो जाएगा, बहुत डेंजर हो जाएगा. तो इस केस में आपको एक्शन जो है एप्रीहेंडेड न्यूसेंस का लाई करता है किसमें? सेक्शन 144 ऑफ CRPC. स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में मेक such orders when in their opinion there is sufficient ground
for proceeding under the section and immediate prevention speedy remedy is desirable. तो बेसिकली जब वो ऑर्डर देगी कोर्ट तो ये देखेगी कि सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि हाँ दिख रहा है कि रियली में एप्रीहेंडेड डेंजर या न्यूसेंस है, अगर यस है तो उनको लग रहा है कि अर्जेंसी है, इमीडिएट मैटर है, तो उस केस में आपको एक्शन के तहत आपको उस अकॉर्डिंग ऑर्डर मिल जाएगा। स्पीडी रेमेडी डिजायरेबल जब लगेगी, सफिशिएंट ग्राउंड दिखेगा, देन अ कोर्ट आपको उस अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर देगी। सो बस आपको ये बात याद रखनी है, करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन यही है कि व्हेन देयर इज एन एप्रीहेंडेड न्यूसेंस एक्शन कैन लाई। राइट नाउ नेक्स्ट, during rainy season there is a water logging in many areas of the city. The dirty water remains for months because of faulty drainage. The water causes hardships and diseases. Which one of the following correctly describes the reason for the disposal of the case? अब आपने disposal of the case का reason ढूंढना है, ठीक है। अब कह रहे हैं the facts show no nuisance, which is the wrong answer. यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वाटर लॉगिंग से यहाँ पे फॉल्टी ड्रेनेज हुई है, बहुत मन से हो रही है, जिससे बहुत हार्टशिप एंड डिसीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं न्यूसेंस नहीं हुआ, ऑफ कोर्स की बात है, हुआ है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑन द पार्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट अ डिफेंस। अब आप ये बात देखो, कह रहे हैं कि ये डिफेंस नहीं है, जो कि सही बात है। आपका कहीं पे भी आप सोच सकते हो कि लॉ आपका ऐसा लॉ बना दे जिसमें लिखे कि देखो अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होगी तो हम ये सब आपके काम नहीं करवाएंगे, ऐसा लिखा होता है। बनी चीजें इसलिए होती हैं ये कॉर्पोरेशन एंड ऑल, सो दैट उनकी फंडिंग भी आती है, तभी आती है सो दैट कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रही है पीपल को, देन दे आर सपोज टू क्लियर दैट, राइट। तो इस केस में इस जो आपको केस दिया है इन्होंने, इसको डिस्पोजल करने के लिए दिस कैन बी अ रीजन, ठीक है। बिकॉज लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहती है कि हमारे पास लैक है फाइनेंस की, ठीक है, तो इस केस में इट वॉन्ट बी अ गुड डिफेंस, नॉट अ डिफेंस। वाटर लॉगिंग वॉज कॉज्ड बाय हैवी रेन्स विच इज एन एक्ट ऑफ नेचर एग्जैम्प्टिंग द म्युनिसिपल, दिस इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? कहते हैं इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हैवी रेन्स हो गई, वो नेचर का एक्ट है, हेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल नॉट बी लायबल। आप एक बात बताओ, हमने एक्ट ऑफ गॉड भी पढ़ा था, इस केस में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए तब वो लग जाता है, तो इस केस में तो वो भी नहीं लगेगा, राइट। अब वाटर लॉगिंग हो गई है, चाहे हैवी रेन से हुई है, बट यस इट विल बी कंसीडर द ड्यूटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू क्लियर द रोड्स, टू क्लियर द एरियाज ऑफ द सिटी, राइट, एंड they can't say that we are being exempted from it. They were not be exempted from here because water logging, though it was caused by heavy rains, but municipal corporation has the duty to clear the areas because dirty water can cause hardships and diseases, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। Now next option, a duty is imposed on municipal corporation by the statute. देखो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ड्यूटी इम्पोज हो गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कि वो यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करा सकते, तो ऐसे क्यों का कौन सी ड्यूटी ऐसे लिखी होती है, आप खुद सोचो, ठीक है। सो फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस वी कैन से दैट लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑन द पार्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट अ डिफेंस, राइट। सो लेट अस सी द आंसर। Here answer is B. Why? Because it can't be considered as a defense. अगर इसे लिखा होता is a defense तो हमने इसको भी wrong कर देना था, okay? And duties imposed on the municipal corporation, ऐसी कौन सी ड्यूटी इन्होंने बोला है कि ड्यूटी लगाई हुई है कि फॉल्टी ड्रेनेज है रखो, कोई बात नहीं, तो ये कोई ड्यूटी आप खुद सोचो, ऐसी ड्यूटी हो सकती है? ऐसी ड्यूटी नहीं हो सकती, स्टैट्यूट ऐसी ड्यूटी तो नहीं दे सकता। अगर देखो ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन होती जिसमें इनकी रियली दिखती ड्यूटी कि ऐसी ड्यूटी स्टैट्यूट ने दे चुकी है तो ये एक गुड डिफेंस माना जाना था, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रीजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, सो दिस कैन बी द थिंग, राइट, बिकॉज फाइनेंशियल कैपेसिटी लैक कर रही है
which can't be a good defense, right? Now next question. For an action of nuisance, the defendant can put up the following defenses. The place is suitable for the purpose. ये तो बिल्कुल बात गलत है, ऐसे डिफेंसेस वो रख ही नहीं सकता कि ये शो कर दे डिफेंडेंट की देखो ये चीज ये इंडस्ट्री है मैं यही बनाऊंगा बिकॉज ये प्लेस बेस्ट है. नो, दिस कांट बी अ गुड डिफेंस. It is for the benefit of the residents of the locality. Again, this can't be the good defense. हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि benefit of the residents वो खुद डिसाइड करेंगे, अब क्यों रेजिडेंट्स खुद डिसाइड करेंगे उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है. अगर उनको वो चीज न्यूसेंस लग रही है then that will be the nuisance only. Okay, now it is done under the statutory authority. It is a good defense. The plaintiff has consented to that. This is also good defense. Why? Because जब कंसेंट आ जाता है तो आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया लग जाता है. ओके, एंड इट इज द डिफेंस इन योर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. जब आपने खुद ही किसी काम के लिए कंसेंट दे दी, जब आप खुद ही फॉर एग्जाम्पल आपके नेबर आपके पास आए, आपने उनको बताया कि सी यू आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी एंड आज की पार्टी लेट आज तक चलेगी, आपको नॉइज भी आएगी. तब आपने बोल दिया कोई चक्कर नहीं आप इंजॉय करो. अब रात के लेट नाइट आज तक पार्टी चली, नॉइज आया, तब आपको लग रहा है बहुत न्यूसेंस हो गई, आपने तब उनको बोला या फिर पुलिस को बुलाया जो भी, तब आप उस बात का डिफेंस ले सकते हो कि देखिए जी हमने इनको पहले ही बताया था एंड दिस पर्सन हैज कंसेंटेड फॉर द सेम. ठीक है, तो जब प्लेंटिफ ने खुद ही कुछ एक्ट के लिए कंसेंट दे रखा है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया की प्रॉपर वीडियो बन रखी है इस चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया क्या होता है. ये बेसिकली यही होता है जब आप इम्प्लाइड या दूसरे तरीके से, ठीक है, आप अपनी कंसेंट दे दो. बस बेसिकली आपने इसमें ये याद रखना है कि आपने जब किसी बात के लिए खुद ही कंसेंट दे दी, देन defendant will not be liable. It is a good defense for the defendant because that person will say that plaintiff has himself consented to do the act. अब plaintiff तो समझते हो ना, plaint से समझा करो, जो कंप्लेंट फाइल करता है, कंप्लेंट से प्लेंट, प्लेंट से प्लेंटिफ. ठीक है, और जो डिफेंस मतलब जो अपने आप को बचाएगा, डिफेंड करेगा तो वो डिफेंडेंट. ओके, so here 3 and 4 are the right options. So let us see. 1 to no, this is not right. 2 3 no, 2 तो नहीं है, ठीक ना. 1 3 and 4 no, 3 and 4 yes. Here D is the right option. Let us see. Yeah, D is the right option. Next question. A has grown a tree on his land. The branches of the tree are overhanging on the land of B. Under the law, B is entitled to, यहाँ पे abatement से वो remedy ले सकता है. Right? So let us see the options. Enter into land of A without his permission, cut his tree, not at all. That will amount to trespassing. Now, forcibly enter into A's land and chop off the branches. बिल्कुल नहीं, forcibly तो बिल्कुल enter नहीं कर सकता वो मना कर रहा है. Again, that will amount to trespassing. Chop off the branches from his own land and take away. He can't take away the branches. मैंने अभी समझाया था आपको. That person has to inform the person. आपकी ये branches हैं जी रखी. अगर वो कहे अरे नहीं सामने रख दो कोई बात नहीं, तब आप उसको ऐसे कर सकते हो. ठीक है, एंड बट यू कांट टेक अवे द ब्रांचेस बिकॉज देन दैट विल अमाउंट टू द ट्रेसपासिंग. चॉप ऑफ द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस व्हाइल रिमेनिंग ऑन हिज लैंड एंड इन्फॉर्म द ए अबाउट द सेम. दिस इज योर राइट आंसर. अब याद रखना, अगर ये चीज आ गई, अबेटमेंट आ गया, अबेटमेंट मींस सेल्फ हेल्प, ये आप रेमेडी ले रहे हो इसमें. ओके, नाउ डी इज योर राइट आंसर. Now, in which of the following cases it is not nuisance? अब हमने यहाँ पे not nuisance ढूंढना है. Playing music through loudspeakers in the night, it is a nuisance, so this is not the right option. Creation of foul smell on one's land which reaches neighbor, again smell आई है, nuisance हो गया है. Construction of a flour mill on the ground floor while the first floor is occupied by the tenant. अब देखो आपने फ्लोर मिल लगा दी, अब इसकी मशीनरीज होगी ग्राउंड फ्लोर पे, अब चक्की है, आवाज आएगी, फर्स्ट फ्लोर टेनेंट को दे रखा है तो बट ऑफ कोर्स भी बात है उसको न्यूसेंस होगी. सो अगेन इट इज द टाइप ऑफ न्यूसेंस. टेकिंग कैटल ऑन द फील्ड ऑफ अनदर, देखो आपके अपनी कैटल को किसी और की फील्ड में ले गए, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रेसपास.
So it is not nuisance. ये तीनों are the types of nuisance, but your option D is the type of trespass. ठीक है, trespass by animals. So here D is your option, which is not nuisance, it is a trespass. So let us see the answer. Yeah, D is your right answer. ठीक है, so That's all in today's lecture. आज हमने 15 क्वेश्चंस करे हैं आपके टॉपिक न्यूसेंस के अंडर लॉ ऑफ टॉट्स. ठीक है, इसकी बाकी वीडियोस भी दे रखी हैं न्यूसेंस के टॉपिक की. यू कैन चेक एट अवर चैनल फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन. यू कैन मैसेज अस और यू कैन टेक्स्ट अस ऑन अवर टेलीग्राम चैनल. एंड इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इस MCQs के नोट्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर. थैंक यू सो वेरी मच.